लेकिन मैं एक चीज़ चाहूँगी कि एआई से हेल्प ले लें, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो वैसे तो डिस्कस कर लेते हैं, अगर आज की क्लास में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप एआई से हेल्प ले सकते हैं। ओके आपी। और आप ही एक क्वेश्चन था मैं जिसमें था कि हम आपने बोला हुआ था कि साथ में ना हमने ना एरर भी डिफाइन करना है, तो आप ही हम जी। नीचे टेक्स्ट में जो जो एरर होगा उसको नीचे डिफाइन भी करेंगे। हाँ, आपने बेसिकली वो सारा जो था ना वो एरर ठीक करने थे, ठीक है, और साथ जो भी एरर आ रहा था ना आपने बताना था, अपनी वर्डिंग में बताना था कि वो एरर किस लिए, लाइक आपको उसके लिए ऑनलाइन पढ़ना पड़ना था कि ये एरर क्यों आता है, ये इस तरह से चीजें, ठीक है, वो तो चैट जीपीटी पे ही सारा बेस्ड क्वेश्चन था। अभी वो मैंने ना सॉल्व किया था मीन्स वो वाली कोडिंग, तो वो फिर मैंने ना वो सारा जो सा ना मीन्स जो भी मुझे एरर जैसे लगे थे और जो मैंने करेक्शन की थी वो सारी फिर मैंने नीचे ना खुद ही ऐड कर दी थी। जी ठीक है। अच्छा, मैं ना 5 मिनट्स तक आती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना स्टार्ट करते हैं, और फिर आप मुझे बताना कि लाइक आपने क्या क्या किया है, ठीक है? जी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। अरूज, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी आपी। अच्छा, मैं पहले ना असाइनमेंट ओपन कर लेती हूँ, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना आगे मूव करते हैं। अच्छा, आपको कौन कौन से, लाइक ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था? जी आपी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया था। और ये सेकंड वाला? जी आपी सेकंड वाला भी हो गया था। ठीक है। प्रिंट मल्टीपल मैसेज इन वन लाइन यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, ये कर लिया था आपने? हाँ जी आपी ये वाला एक ही प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज करके इन तीनों को। ठीक है, ये तो इजी था, और फिर हाँ हम जी। मूव करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कह रही हैं? हाँ जी आपी ये वाला। अच्छा, इसका सॉल्यूशन मेरे पास पड़ा हुआ है। 1 मिनट वेट करें, मैं इसका सॉल्यूशन ओपन करती हूँ। ओके आपी। अच्छा, चलिए मैं इसको शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। बेसिकली मेरे पास ना वो फाइल ओपन नहीं हो रही, तो इसको ऐसे ही मैं कोलैब की फाइल में करके दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन हमारे पास है कि दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक है
एप्पल और चेरी, ठीक है, और हमने इसकी वैल्यूज को प्लेस करना है थर्ड वेरिएबल के बगैर यूज करता हुआ। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं ले लेती हूँ a इज इक्वल, ए के अंदर हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है एप्पल और बी के अंदर चेरी है, ठीक है। a इज इक्वल एप्पल, अच्छा ये रन होने में टाइम ले रहा है, ठीक है। तो बेसिकली पता क्या करना है, ए में हमारे पास एप्पल पड़ा हुआ है, बी में चेरी, ठीक है, और सिंपली हम लोगों ने उसको जो है ना वो वैल्यूज असाइन कर देनी है, यानी ए को बी की वैल्यू असाइन कर देनी है और बी को ए की वैल्यू असाइन कर देनी है, ठीक है। और जो है मेरे पास ए में आ जाएगा चेरी और बी में आ जाएगा एप्पल। ये क्लियर है? जी अभी। चलिए ठीक है। अच्छा, अब करते हैं स्टार्ट। अच्छा, उससे आगे ऑनवर्ड मूव करते हैं। आ, ये वाला क्वेश्चन आप कह रही थी अरूज? नहीं अभी ये वाला हो गया था, इसमें वो कोड में एरर देखने थे, डिबग करने थे, और वो ये वाला हो गया था। ठीक है, ये भी इजी था वैसे। जी अभी ये वाला भी हो गया था, ये भी इजी सा था। ठीक है, और ये वाला? ये वाला अभी ये नहीं किया। ठीक है, ये फिर जब करेंगे ना फिर हम इसको तभी डिस्कस कर लेंगे। ओके अभी। अच्छा चलिए अब मूव करते हैं ना। जी अभी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो काफी ज्यादा लंबा है अगर एज अ टॉपिक हम उसे देखें, लेकिन हम उसको हाफ आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और मैं कह रही थी कि इस वीक का जो हमारा काम है ना वो काफी पीछे पड़ गया, तो अगर सैटरडे को पॉसिबल है तो एक क्लास रख लें। ओके अभी कोई इशू नहीं। ठीक है, सैटरडे की टाइमिंग फिर आप खुद बता दीजिएगा अगर आपको लाइक मतलब यूनिवर्सिटी से ऑफ है, क्या सीन है। जी अभी मुझे यूनिवर्सिटी से ऑफ है, तो सुबह के टाइम ना अभी मैं ना 3:30 बजे तक ना बिल्कुल फ्री हूँ, तो उस टाइम में आप जब भी बोलें या इस टाइम ही अगर आप बोलें तो वो कोई मसला नहीं। चलिए ठीक है, मैं भी सुबह के टाइम फ्री हूँ, सुबह ही क्लास रख लेंगे। और थोड़े से कॉन्सेप्ट रह गए हैं जो कि हमारे इस वीक के काम को पीछे डाल रहे हैं, तो उनको डिस्कस कर लेंगे। आज का ओके। जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन पाइथन, ठीक है। उससे पहले ना मुझे एक चीज बताएं कि आपने लाइक जो हमारा लास्ट था क्लास थी उसमें से कोई क्वेश्चन है? नहीं अभी वो सारा क्लियर है, उसको एक दफ़ा देख भी लिया था। हेलो? जी अभी अभी मैं कह रही हूँ कि वो क्लास टू क्लास वाला क्लियर है। ठीक है। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है ऑपरेटर्स जो कि पाइथन के अंदर, ठीक है। सी प्लस प्लस में भी ऑपरेटर होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेटर कोई ना कोई काम परफॉर्म करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। किसी वेरिएबल के ऊपर वो काम परफॉर्म कर सकते हैं, किसी वैल्यू के ऊपर काम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ऑपरेटर क्या है। और ऑपरेंड जो है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है कि रिकॉर्डिंग ऑन है मेरी। जी अभी। एक मिनट, लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हो गया, ज्वाइन हो ले फिर स्टार्ट करते हैं।
अच्छा। स्क्रीन विजिबल है? जी या पी। ठीक है। तो बेसिकली जो है हमारे पास ऑपरेटर्स कोई ना कोई काम परफॉर्म करते हैं, और जिन वैल्यूज या जिन वेरिएबल्स के ऊपर हम काम परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेंड आर वैल्यूज और वेरिएबल ऑन विच ऑपरेटर एक्ट। ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस या पी। अच्छा, उसके बाद जो है ना पाइथन के अंदर डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, कैटेगरीज हैं ऑपरेटर की। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये चार कैटेगरीज जो है ना हम आज पढ़ेंगे, और बाकी तीन कैटेगरीज जो है ना वो हम कल के लिए रख लेंगे। ये जो फर्स्ट फोर कैटेगरीज हैं बेसिकली ये है मुश्किल है, सॉरी आसान है। जो लास्ट थ्री कैटेगरीज है ना ये मुश्किल है, और ये आपको मतलब हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो है अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो पाइथन, पहले बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर हैं। ये हमने टाइप्स देख ली हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, या हम इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर को, ठीक है। यहाँ पर मैं डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। अगर हाँ, यहाँ पर डायग्राम में लिखा हुआ है रिलेशनल ऑपरेटर, और नीचे मैंने लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर, तो दोनों नेम ही इसके लिए वैलिड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। सबसे ज्यादा जो मुश्किल इसमें है ना वो बिटवाइज ऑपरेटर ही हैं। उनको इंशाल्लाह कल वाली क्लास में देखेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, आपको अरिथमेटिक से क्या लगता है कि बेसिकली क्या अरिथमेटिक क्या काम कर रहा होगा? आप ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में भी पढ़े हुए हैं और वैसे भी मैथ में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है ना वो बेसिकली आप यहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉडुलस वगैरह जो फाइंड करना होता है ना तो वो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं। जी ऐसा ही है, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और आपने इसके अलावा भी बता दिया कि मॉड्यूलस वगैरह फाइंड करना होता है। इस सब चीज़ों के लिए जो है हमारे पास बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन है, ठीक है। एडिशन में क्या होता है कि दो ऑपरेंड्स जो हैं हमारे पास ऐड होते हैं। अब इस एग्जांपल में देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास ऑपरेंड क्या है? आप बता सकती हैं इस एग्जांपल में ऑपरेंड क्या है? आप जी दोबारा से एक मिनट रिपीट कीजिएगा। मैं पूछ रही हूँ, एडिशन वाली एग्जांपल है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या लगता है कि इसमें ऑपरेंड क्या है? मैं जूम भी कर देती हूँ। मैं ऑपरेंड की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ऑपरेंड की मैंने डेफिनेशन बताई कि ऊपर मैं चले जाती हूँ। ऑपरेंड की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि वो वैल्यूज या वो वेरिएबल्स जिनके ऊपर ऑपरेटर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या जिनके ऊपर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो मैं पूछ रही हूँ कि इस एग्जाम्पल के अंदर जहाँ पर एडिशन की एग्जाम्पल हमने देखी है, इसके अंदर जो है वो ऑपरेंड हमारे पास कौन कौन से हैं? जी अरूज। मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही, चलिए मैं खुद ही बता देती हूँ। एक्स और वाई वाला जो है ना हमारे पास, यानी यहाँ पर हमारे पास ऑपरेंड की अगर हम बात करें ना तो एक्स और वाई है, ठीक है। वेरिएबल्स जो हैं वो ऑपरेंड है, क्योंकि अगर हम बैक एंड पे देखें तो वेरिएबल्स नहीं वैल्यू स्टोर की हुई है, ठीक है। ऑपरेशन तो ऐसे ही परफॉर्म होगा कि 5 + 3, ठीक है। लेकिन हम क्यों वेरिएबल्स को ऑपरेंड बोल रहे हैं? क्योंकि ये वैल्यूज 5 और 3 जो है वो तो एक्स और वाई ने स्टोर की हुई है ना, ठीक है।
तो इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक्स और वाई ये ऑपरेंड है, और प्लस का जो ऑपरेटर है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली ऑपरेटर है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंपल चीज ही थी। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। 5 + 3 8 ही होता है, तो इसका आंसर 8 ही आएगा। तो एज यू कैन सी के यहाँ पर आंसर जो है वो 8 आ रहा है। फिर सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो है वो ये माइनस का ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं वो है, ठीक है, और ये क्या करता है कि एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से माइनस कर देते हैं। और इसमें ये कि जो फर्स्ट हम वैल्यू जो सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेट से मैंने x - y लिखा है, तो इसमें मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो उसमें से जो है सेकंड वैल्यू माइनस होगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? जी आप ही। अच्छा, अब इसको रन भी करके देख लेते हैं। रन वाला बटन कहाँ गया है? दिख ही नहीं रहा। इसको पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, मैं बार बार टेक्स्ट वाले एरिया के अंदर रन वाला बटन ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास 5 - 3 2 हो गया, ठीक है। अगर मैं कोई लेट से मेरा जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसमें कोई ऐसी वैल्यू है जो सेकंड वाले ऑपरेंड की वैल्यू से छोटी है, ठीक है, तो आंसर मेरे पास माइनस में ही आएगा। आई गेस ये चीज ना C++ में मेरे ख्याल से उसमें शायद कुछ डेटा टाइप्स को चेंज करना पड़ता है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा है कि जिसमें हमें डेटा टाइप्स को चेंज करना पड़ता है माइनस वाली वैल्यू जी लेने आप की? ही। जी आप ही, उसमें हाँ, माइनस वाली वैल्यू हमें ऐसे सच नहीं मिलती। हाँ, अनसाइंड इंटीजर शायद यूज करते हैं, फिर जाके मिलती है, कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्योंकि पाइथन हमारे पास डायनामिक लैंग्वेज है, तो ये x - y करने से हमें माइनस में भी आंसर दे देगा अगर हमारी फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो छोटी है। ये पॉइंट क्लियर है? जी आप ही। उसके बाद हम जो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो है मल्टीप्लिकेशन, और उसके लिए जो हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं वो है स्टैरिक का सिंबल है बेसिकली, ठीक है। प्रोग्रामिंग और मैथ्स में ये डिफरेंस है कि मैथ्स में इस तरह से यूज होता है और प्रोग्रामिंग में इस तरह से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड के साथ, और इसमें भी यही है कि 2 × 3 जो है हमारे पास आंसर आएगा 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक डिफरेंट चीज ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर ना नेगेटिव वैल्यूज जो है ना उसको भी करके देख लेते हैं। ये इसको उठाते हैं, ठीक है, सिंपली यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं और माइनस लिखते हैं, तो ये -6 आंसर आ गया है। ये पॉइंट आपको क्लियर है? जी आप ही। अच्छा, उसके बाद जो है हम दोनों वैल्यूज को माइनस करके देख लेते हैं कि दोनों वैल्यूज, दो नेगेटिव वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर पॉजिटिव आता है कि नहीं। तो ये आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ गया है। तो एज सच इसमें यही चीज थी। अब उसके बाद डिवीजन पे मूव करते हैं। हमारे पास मैथ्स में तो डिवीजन के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, ये फॉरवर्ड स्लैश, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये फॉरवर्ड स्लैश वो है डिवीजन, ठीक है। और इसमें यही है कि हमारे पास फर्स्ट ऑपरेंड को जो है ये सेकंड ऑपरेंड से डिवाइड कर देगा, यानी ये वाली जो वैल्यू होगी, जो फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू होगी वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगी, और सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। अगर हम इसको मैथ्स में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2/3 हो जाता। अब हम इसको जरा रन करके देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी कि ये हमारे पास जो आंसर है वो आया है 0.6666, ठीक है। आप सिंपली क्या करते हैं कि इस वाले सेल को जो है ना, सेकंड वाला सेल, इसको बाद में रन करेंगे। एक एरर देख लेते हैं जो कि डिवीजन के अंदर बहुत कॉमन एरर है। मैथ्स के अंदर क्या हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं अभी, अगर हम मैथ में किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो हमें अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी में आंसर दे दे।
जी, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। प्रोग्रामिंग में भी बेसिकली जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, तो वो हमें जो है वो क्या करेगा कि 0 डिवीजन एरर दे देगा। तो आपने कभी भी किसी नंबर को जो है ना वो 0 से डिवाइड नहीं करना, यानी सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू आपकी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। वरना आपका एरर क्या आएगा? 0 डिवीजन एरर आएगा कि आपने 0 से डिवीजन कर दिया, ठीक है? और ये वाले जो पॉइंट है ना कि हम दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, इसको बाद में इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉड्यूलो ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर। अगर हम इसकी सिंगुलर में बात करें तो सिंगुलर में हम इसको मॉड्यूलस बोलते हैं और प्लूरल में जो है ना हम इसको मॉड्यूलो बोलते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका तो आईसीएस का बैकग्राउंड है, तो आपको शायद आइडिया होता मॉड्यूलो ऑपरेटर का। जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आया था ना, ठीक है, तो उसमें हमें टीचर ने जो है ना लाइक थ्रू आउट द सेमेस्टर मॉड्यूलस पढ़ाया था और बाद में क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट थी कोड लिखना था बेसिकली, तो उसमें मॉड्यूलो लिखा था, ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि मॉड्यूलो कौन सी बला का नाम है, तो खैर क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा, आता भी था। तो ये चीज़ है कि मतलब सिंगुलर में हम इसको मॉड्यूलस बोलते हैं और वैसे प्लूरल में मॉड्यूलो बोलते हैं। रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑब्टेन फ्रॉम डिवीजन। बेसिकली ये क्या है, मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बैकएंड पे जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है वो डिवीजन का ऑपरेशन होता है, ठीक है। लेकिन क्या करेगा मॉड्यूलो ऑपरेटर? डिवीजन से जो हमारे पास वैल्यू आती है रिमाइंडर की, ठीक है, वो रिटर्न करके दे देगा। जो डिवीजन का ऑपरेटर था फॉरवर्ड स्लैश, वो क्या कर रहा था, वो हमारे पास कौन सी वैल्यू, एक मिनट, जो डिवीजन का ऑपरेटर था ये हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू रिटर्न कर रहा था, ठीक है। और अगर हम किन में मॉड्यूलो ऑपरेटर को देखें तो ये हमारे पास रिटर्न कर रहे हैं उसकी रिमाइंडर की वैल्यू। और अब इसको हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। आई गेस स्क्रॉल हो जाए। अच्छा, आ, ये पता नहीं बार बार स्क्रॉल करने से क्यों मेरी स्क्रीन एग्जिट हो रही है, एक मिनट। अच्छा, हम मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है बेसिकली हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो करते हैं परसेंटेज के साइन से। और ये बेसिकली 4 को 3 पे जब डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर में बच गया, तो हमारे पास 1 प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरह जब 3 और 3 को मतलब सेम वैल्यूज को आपस में करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता, 0 रिमाइंडर आता है, तो 0 रिटर्न होके आ गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर जो कि फ्लोट डिवीजन, जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ये ऑपरेटर देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें अगर हम बात करें ना डिवीजन की, तो डिवीजन में मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन है जो कि हम स्किप करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर देते हैं। जब मैंने x को 3 x और y को आपस में डिवाइड किया तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए? अभी 1 आना चाहिए था। लेकिन 1.0 आ रहा है, तो ये एक चीज हमें प्रिडिक्ट करता है कि हमारे पास जो है वो डिवीजन का ऑपरेटर जो भी आंसर रिटर्न करेगा वो करेगा किसमें, फ्लोट में, फ्लोटिंग वैल्यू में रिटर्न करेगा। यानी 1 एक सिंपल जो है वो डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, लेकिन उसने उसको भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, 1.0 कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इसकी टाइप भी लिखूं तो तब भी मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो फ्लोट आएगा, ठीक है। कि डिवीजन का ऑपरेटर हमारे पास क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब आगे मूव करते हैं कि अगर हम फ्लोट डिवीजन क्या है, कि बेसिकली 2 फॉरवर्ड स्लैश के सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो डिवीजन परफॉर्म होती है, डिवीजन के बदले में सिर्फ और सिर्फ डेसिमल वैल्यू प्रिंट होके आती है। अगर कोई ऐसा भी आंसर आ रहा है ना कि लेट से 0.666 आ रहा है, तो वो उसका ना सिर्फ हमारे पास कौन सा पार्ट रिटर्न करेगा, इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा, यानी सिर्फ 0 रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको जो है वो रन करके दिखाऊं आपको, तो एक्स और वाई, ठीक है, 5 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें, ऊपर किया भी हुआ है शायद, अच्छा नहीं किया हुआ, यहाँ पर हम करके देख लेते हैं कि 5 को जब 3 पे सिंपली डिवाइड करते हैं तो फिर क्या आंसर आता है, और अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो तब क्या आंसर आता है, लाइक फ्लोर डिवीजन के साथ करें तो तब क्या आंसर आता है।
आपने देखा है कि जब हमने सिंपल डिवीजन की है तो उसके बदले में हमारे पास आंसर है 1.66667, ठीक है, सो ऑन। और अगर हम फ्लोर डिवीजन करते हैं तो सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न हो के आ रहे हैं, तो सिंपली सिर्फ डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में यही डिफरेंस है। ये पॉइंट क्लियर है? जी आप ये। ओके, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन पे मूव करते हैं। एक्सपोनेंशिएशन क्या है कि हमारे पास जो पावर होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि 2 रेज टू पावर 3, ठीक है, मतलब अगर 2 डबल स्टैरिक सिंबल लगाएं तो ये जो है हमारे पास 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 8 आएगा। और इसमें मैं एक चीज बता दूं कि जो फर्स्ट ऑपरेंड होगा ना वो हमारे पास हमेशा बेस होगी, ठीक है, और सेकंड ऑपरेंड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, पावर होगी। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताने लगी यहाँ पर, सी प्लस प्लस के अंदर जब हम वो परफॉर्म करते हैं, पावर परफॉर्म करते हैं, तो क्या यूज करते हैं? आपने सी प्लस प्लस में कभी किए ये पावर वगैरह का? अरूज, नहीं आप ही। सी प्लस प्लस में जब हम पावर परफॉर्म आप करते हैं ना तो हम, हम्म, हाँ, क्या क्या? अभी वो मैं कह रही थी सी प्लस प्लस में जब हम पावर करते हैं ना तो वो फिर पावर लिख के तो बेस एंड एक्सपोनेंशियल फिर ब्रैकेट में लिख के शायद हाँ ऐसे ही हाँ, करते हैं। ठीक है, हाँ ऐसे ही करते हैं बिल्कुल। दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है कि पावर का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, जो आपने बताया है, और उसमें फिर हम जो है ना दो वैल्यूज पास करते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है बेस, और सेकंड वैल्यू होती है एक्सपोनेंट, ठीक है, और साथ जो है ना हम लोग सी मैथ की लाइब्रेरी यूज करते हैं, ठीक है। ऊपर जो लिखते हैं इंक्लूड आयोस्ट्रीम के साथ, आई गेस इस तरह से ही होता है काम। लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है वैसे, ठीक है, उसके बगैर पावर का फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो बेसिकली क्या है कि जो अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उसमें एक्सपोनेंशिएशन परफॉर्म करना जो था ना वो थोड़ा मुश्किल काम था। लाइक आपने सी प्लस प्लस में देखा कि आपको पहले एक लाइब्रेरी से एक फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन पाइथन के साथ ये चीज़ ना कंपैरेटिवली इजी हो गई है कि आपको एक ऑपरेटर प्रोवाइड कर दिया गया है कि आप इसके साथ जो है वो पावर परफॉर्म कर सकते हो। इसमें जो हमारे पास लेफ्ट ऑपरेंड होता है, यानी हमारा फर्स्ट ऑपरेंड जो होता है वो बेस होती है, ठीक है, और जो सेकंड ऑपरेंड होता है वो हमारे पास राइट ऑपरेंड, वो क्या है कि एक्सपोनेंट है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। आंसर हमारे पास 8 ही आया है, ठीक है। आई गेस इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं आप ही समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पाइथन की एक सेकंड कैटेगरी ऑपरेटर्स की, जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा कि नेम सजेस्ट करते हैं कि ये कोई ना कोई असाइन करे होंगे वैल्यूज, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली जब हम इक्वल का साइन लिखते हैं मैथ्स के अंदर तो हमें लगता है कि दो वैल्यूज अगर हमने लिखी हैं 2 और 3, तो हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं। लेकिन प्रोग्रामिंग में एज यू नो कि इक्वल का साइन अभी हमने वेरिएबल में भी यूज किया, तो वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो फर्स्ट इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स में ऑपरेटर आता है वो यही है, इक्वल टू का नहीं, बेसिकली हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलेंगे, ठीक है। और मैं इसको जो है बाकी को वो कर देती हूँ कमेंट आउट, और इसको रन करते हैं। जब मैंने 5 को वैल्यू एक्स को वैल्यू बेसिकली असाइन की है 5 की, ठीक है, तो प्रिंट होके आ जाएगा 5। अब उसके बाद मेरे पास एक सेकेंड ऑपरेटर है जो कि है प्लस इक्वल टू। और प्लस इक्वल टू की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे वर्क करता है, वो इस तरह से वर्क करता है कि एक्स की ऑलरेडी वैल्यू 5 असाइन हो चुकी है उसको, ठीक है, 5 के अंदर अब उसने ऐड करना है 5 की अपनी ही वैल्यू के अंदर ऐड करो 3 को, और वापस स्टोर करवा दो एक्स के ही वेरिएबल के अंदर, ठीक है। यानी एक्स की जो भी वैल्यू है उसके अंदर ऐड करो 3 को, ठीक है, और वापस जो है वो जो वैल्यू न्यू आएगी उसको असाइन कर दो दोबारा एक्स को। ये इस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि एक्स इज इक्वल x+3, और फिर वापस जो है 5+3 करके एक्स के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है।
और दोबारा जो है अब x की वैल्यू, जो न्यू वैल्यू हमारे पास अपडेट होके आएगी वो है 8। तो बैकएंड पे ये जिस तरह से वर्क कर रहा होता है वो इस तरह से है कि बैकएंड पे ये इस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। और माइनस इक्वल टू भी इसी तरह से है कि हमारे पास जो है 3 की जो भी अपडेटेड वैल्यू आई है अब 8 हो जाएगी। मैं इसको ना अनकमेंट करती हूँ, ठीक है। उसमें से 3 को माइनस कर दो और फिर प्रिंट करवा दो। तीनों को जो है ना रन करके देख लेते हैं। एक बार 5 आया, एक बार 8 आया, और अब उसमें से दोबारा 3 माइनस हुआ 8 में से, तो हमारे पास 5 आ गया। अब उस बार बार ऐसे हो रहा है, स्क्रॉल करने से स्क्रीन बंद हो रही है। अच्छा, अब जो है वेट कर लेते हैं स्क्रीन के वापस आने का। अच्छा, अब जो है जो भी अपडेटेड वैल्यू है लाइक 5, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और वापस जो है x के अंदर स्टोर करवा दो। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 15 होता है। तो बेसिकली इसको मैं अनकमेंट करती हूँ और इसको, अभी आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेकेंड वीक से जो है ना हमारे पास असल काम स्टार्ट हो जाएगा कि जहां पर हमें क्लियर कट डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये लैंग्वेज थोड़ी टफ भी है। और अब जो है 5 8 5 फिर 15 जो है प्रिंट हो गया आगे। अब 15 वैल्यू अपडेट हो गई है एक्स के अंदर, उसको डिवाइड कर दो 3 पे, बेसिकली ये जो है, और वापस x के अंदर स्टोर करा दो। तो 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो वापस से 5 ही आता है, 5.0 आएगा, क्योंकि हमें पता है डिवीजन का जो ऑपरेटर है वो रिटर्न करता है हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू। अब जो भी 5.0 जो है उसको कर दो 3 पे के साथ डिवाइड करो, और उसका जो है रिमाइंडर जो भी आएगा वो प्रेजेंट कर दो, ठीक है, एक्स के अंदर स्टोर कर दो। तो 5 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है, 2 उसने 2.0 दिखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोर डिवीजन वाला है, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू ये हमारे पास 2, और बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 2 को उसने किया 3 पे जब डिवाइड किया तो इंटीजर पार्ट से रिटर्न कर दिया। वैसे इसको यहाँ पर वैल्यू फ्लोटिंग में नहीं देनी चाहिए, मैं चेक करती हूँ कि क्यों दे रहा है ये। और उसके बाद जो है हम लोग एक्सपोनेंशिएशन परफॉर्म करते हैं, जीरो को जितनी भी पावर पे रेज कर दो तो वो 0.00 ही आएगा। तो ये था सारा। ये क्लियर है। जी आप भी। अच्छा, एक चीज जो है, इन सारे असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम क्या है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये इसी तरह आएगा। मतलब बेसिकली सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के आगे इक्वल टू का साइन लगा दो असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पाइथन के कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर्स हैं हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट पे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे, तो वहां पर हम इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसको कंपैरिजन ऑपरेटर और इसलिए भी कहते हैं कि ये हमारे पास कंपैरिजन में हेल्पफुल होते हैं, और ज्यादातर यूज ही वहां पर होते हैं जहां पर हम लोग इफ एल्स की कंडीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। इनका आंसर जो होगा ना वो हमेशा या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, यानी भूल में ही आंसर करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इफ एल्स स्टेटमेंट्स को भी अगर हम देखें तो उसमें भी क्या होता है कि हमारे पास अगर दो स्टेटमेंट है इफ, और एक स्टेटमेंट एल्स में पड़ी हुई है, तो वो पहले कंपेयर करता है कि इफ वाली ट्रू है तो इफ वाली को एग्जीक्यूट कर दो, अगर एल्स वाली इफ वाली फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स वाली को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पर हेल्पफुल होते हैं कि वो ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास इक्वल टू का ऑपरेटर है, ठीक है। ये एग्जैक्ट इक्वल टू का ऑपरेटर है, जिस तरह से हम मैथ्स में करते हैं कि टू को हम टू के साथ कंपेयर करते हैं कि टू टू के इक्वल है कि नहीं, तो ये बेसिकली वही वाला सीन है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू लगाते हैं, ऐसे C++ वाली कहानी है, ठीक है। इक्वल टू चेक्स वेदर टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इक्वल टू चेक करेगा कि दो ऑपरेंड इक्वल हैं कि नहीं, और बाद में जो उसने वैल्यू रिटर्न करानी है वो ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करानी है। तो इसको रन करके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल 5, तो चेक कर लेते हैं ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं।
बेसिकली यहाँ पर आंसर जो ऑलरेडी लिखा हुआ था आउटपुट में फॉल्स था, ठीक है। उसके बाद हमने 2 और 2 को चेक किया जब, तो वो हमारे लिए आंसर जो है उसका ट्रू आ गया। अब यहाँ पर मैं एनोटेशंस को डिलीट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, ठीक है। मैथ्स के अंदर हम नॉट इक्वल टू कैसे करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। प्रोग्रामिंग में वही वाली कहानी है कि एक्सक्लेमेशन का मार्क और इक्वल का मार्क, तो वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। चेक करता है कि दो ऑपरेंड्स इक्वल हैं, दो ऑपरेंड्स आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू और y इज इक्वल 5, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो उसने ट्रू रिटर्न करा दिया। अगर मैं यहाँ पर जो है कोई ऐसी वैल्यू लिखूं जो आपस में इक्वल है, मैं पहले एनोटेशंस ऑफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद जो है ग्रेटर देन है, ठीक है, जो कि कंपैरिजन में हमारे पास यूज होता है। और मैथ्स में भी ये इस तरह से होता है कि एलिगेटर का मुंह जहां पर खुला होगा वो नंबर बड़ा होगा, और एलिगेटर का मुंह जहां पर क्लोज होता है वो नंबर छोटा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये यही है। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का जो लेस देन का जो है वो सेम ही सिंबल है, बस डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटर की तरफ जो है वो उसका मुंह खुला हुआ है। तो चेक वेदर ग्रेटर देन चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो ग्रेटर है सेकंड ऑपरेंड से कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे x y से ग्रेटर नहीं है, क्योंकि x 2 है और y 5 है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद लेस देन का ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है। लेस देन का ऑपरेटर जो है वो चेक करता है कि फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो सेकंड ऑपरेंड से स्मॉल है कि नहीं। इसको रन करके देख लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से स्मॉल है, तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करा रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू। मैथ्स में सिंपल ये डिफरेंस है कि मैथ्स में हम ग्रेटर देन इक्वल टू को इस तरह से लिखते हैं और स्मॉलर देन इक्वल टू को इस तरह से लिखते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में मेरा लैपटॉप बंद हो गया, एक। अच्छा, बस 2 मिनट्स मैंने लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूँ, फिर ऑन करती हूँ। थोड़ा सा ही रह गया बस। ओके आपी। अच्छा, मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। तो वैसे ही ग्रेटर देन और लेस देन ही था, और ग्रेटर देन इक्वल टू था। ग्रेटर देन इक्वल टू में ये है कि वो चेक करेगा कंडीशन या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। और लेस देन इक्वल टू में भी ये है कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू रिटर्न करा देगा। अदरवाइज अगर दोनों फॉल्स हो जाती हैं कि लेस देन या लेस देन भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, ठीक है, तो वो फॉल्स रिटर्न करा देगा। तो यही था आज के लेक्चर में। और बाकी हम देख रहे थे एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स रह गए हैं, उसको डिस्कस करते हैं, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो आपी, सारी समझ आ गई है।
अच्छा, ऑपरेटर्स के साथ ना हम कल वाली क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एसोसिएटिविटी का, ठीक है? वो थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सच ऑपरेटर्स में कुछ नहीं है, बस वही कॉन्सेप्ट एक है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात कर रहे थे। ग्रेटर देन इक्वल टू जो है ना, इसमें ये है कि वो चेक करेगा जो फर्स्ट ऑपरेंड है या तो वो ग्रेटर हो या फिर वो इक्वल हो, आ, यहाँ पर, ठीक है? और इक्वल, ठीक है? जैसे हमारे पास अगर फिजिक्स में आपने एंड और नॉट पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास जो और वाला था, उसमें और की अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो रही है तो वो ट्रू रिटर्न करा देता था, ठीक है? तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में भी यही है कि अगर या तो वो चेक करेगा या तो ग्रेटर हो फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड से या इक्वल हो। अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू रिटर्न करा देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करा देगा। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें इसने चेक किया है कि हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की 5 है, ठीक है? यहाँ पर वो पहले चेक करेगा कि 2 5 से ग्रेटर है, फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड से ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर, फॉल्स हो गई। फिर उसने सेकंड कंडीशन ये चेक की ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल, तो इस केस में उसने फॉल्स रिटर्न करवा दी है, ठीक है? जहां पर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं। इसी तरह जो है हमारे पास यहाँ पर उसने चेक किया है कि ये दोनों आपस में जो है वो ग्रेटर है, एक दूसरे से नहीं ग्रेटर, लेकिन वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ट्रू रिटर्न करा दी है। ये पॉइंट क्लियर है? जी अपी। ओके। अच्छा, अब मैं एनोटेशंस डिलीट करती हूँ। उसके बाद हम जाएंगे लेस देन और इक्वल टू पे। लेस देन और इक्वल टू में चेक करेगा कि फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो सेकंड से स्मॉलर है कि नहीं। ये वही वाली कहानी है, आई गेस इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, ठीक है? लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास क्या करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं, यानी जो इफ एल्स की स्टेटमेंट्स हैं उनको कंबाइन करने के लिए हम यूज करेंगे। सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स का, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का। वही फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं एंड और नॉट, ठीक है? वही सारी, एक मिनट। अच्छा, फिजिक्स वाली ही सारी स्टोरी है कि एंड हमारे पास कब ट्रू होता था कि लाइक एंड क्या करता था कि तब ट्रू होता था जब दोनों ट्रू होते थे, ठीक है? अगर एक फॉल्स हो जाता तो एंड हमारे पास फॉल्स रिटर्न करा देता था, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। ट्रू फॉल्स फॉल्स होता था, फिर फॉल्स ट्रू जो है वो फॉल्स हो जाता था, ठीक है? इसी तरह फॉल्स फॉल्स भी जो था वो हमारे पास फॉल्स था। और जो था वो तीनों कंडीशंस में, यानी इन तीनों कंडीशंस में जो था वो ट्रू रिटर्न करता था, और सिर्फ एक कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करता था जब दोनों फॉल्स हो जाती थी। और नॉट क्या करता था हमारे पास कि हमारा जो भी आंसर होता था, रिजल्ट होता था, उसको उल्टा कर देता था। लाइक अगर हमारा रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो वो फॉल्स कर देता था, ठीक है? और अगर हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है तो वो हमारे पास ट्रू कर देता था। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जो एंड और है वो दो। मैंने वही सेम बॉडी बना ली, वो बनाई थी, तो गत्ते बनी फिर मैंने इतनी कटी जानी क्या कटवा दे आपसे। अच्छा, आज की क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो गई है, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को कल ही डिस्कस कर लेंगे, और आज क्लास जो है ना वो एंड करते हैं। ओके अपी।
आप भी सुबह और क्लास फर्स्ट टाइम ही की? जी जी, मैं आपको टाइम जो है ना अभी रात तक बता दूंगी, डिसाइड कर दूंगी। जो हमारा फर्स्ट वीक है ना सिर्फ वही इजी है, जब आगे से स्ट्रिंग्स वाला जो है कॉन्सेप्ट उसमें आगे से कम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पर आपको डिफरेंस पता लगेगा कि हम पाइथन क्यों लर्न करें।